पावर पिवट जो है बेसिकली एड-इन है, एक एड-इन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए इंट्रोड्यूस कराया है 2010 में। ये पार्ट नहीं है ऑफिस सूट का, ठीक है, इसको सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ता है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है? माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। इसके दो वर्जन होते हैं, 32 बिट और 64 बिट। या 32 बिट और 64 बिट से मुराद है आपके ऑफिस वर्जन की, ठीक है। लेट सपोज आपके पास विंडोज 64 बिट है, लेकिन ऑफिस अगर आप 32 बिट का यूज़ कर रहे हैं तो पावर पिवट 32 बिट का ही डाउनलोड होगा, ठीक है। अक्सर लोग ये नहीं समझते, वो समझते हैं विंडोज 64 बिट की है तो ये भी 64 बिट का डलेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑफिस सूट की बात हो रही है। और मोस्टली लोगों के पास ऑफिस सूट कौन सा होता है? 32 बिट का होता है। इसकी प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए मशीन के ऊपर। एसक्यूएल सर्वर एक डेटा बेस है माइक्रोसॉफ्ट की, 2005 या 2008 R2 है। क्या चीज़ ये कहलाती है? BI, बिजनेस इंटेलिजेंस। पहले ही फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था ये क्या होता है BI। ये देखें, BI यूजर प्लेटफॉर्म पे आपके पास क्या क्या ज़रूरी है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वहाँ आपके पास सर्विसेज होती हैं, डिफरेंट सर्विसेज। डिफरेंट सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? कि आपकी डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशंस, कि आप किस तरीके से करेंगे और कैसे मैसिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने क्विक बुक और PHP में देखा, तो वहाँ तो सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन बने हुए ना डैशबोर्ड, आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, अपने एनालिसिस नहीं कर सकते। एक्सेल यूज ही इसीलिए किया जाता है कि यहाँ आप अपनी चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। फिर देन बिजनेस कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म लाइक शेयरपॉइंट सर्वर, शेयरपॉइंट 2010 भी आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आज बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं CMS सिस्टम पे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब CMS सिस्टम क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी टॉप रैंकिंग पे आनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स, तो आप चाहेंगे ना कि जैसे कोई सर्च करे तो आपका टॉप पर आए, तो उसके लिए आप ना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस लेवल पर जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग के साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो शेयर किए जा सके, जहाँ सर्च कर सके, तो उनके ऊपर पावर पिवट की इंटीग्रेशन है कि जिसकी मदद से आप अपने डैशबोर्ड बना सकते हैं, अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट एजेंडा आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सर ये जो CMS सिस्टम जो कह रहा CMS सिस्टम, तो ये जो आप कह रहे हैं प्रेजेंस को जैसे बढ़ाता है कि आपके पहले नंबर पे आए, तो ये ऑनलाइन थ्रू के ऑनलाइन आप क्या कहते हैं जी, आपकी वेबसाइट होती है, आपकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, डेटा फीड्स पड़ी होती हैं, ठीक है, उसकी मदद से आप उठा रहे होते हैं। फिर SQL सर्वर 2008 R2 एनालिसिस सर्विस। अगर आप पावर पिवट या कोई अपने एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो आपके पास एनालिसिस सर्वर का होना ज़रूरी है, जहां आप अपनी चीज़ों को खुद तरीके से क्रिएट कर सकें। पिछली क्लास में आपको याद होगा कुछ एनालिसिस मैंने आपको करके बताई थी, उसमें कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम का कॉन्सेप्ट दिया था। तो क्या थे? एनालिसिस थे ना, कि आपकी डायरेक्ट फील्ड का पार्ट नहीं थे, लेकिन इफ़ यू हैव नीड तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास मास्टर डेटा इंटीग्रेशन सर्विस लाइक डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसका भी कॉन्सेप्ट दिया था कि क्या चीज़ें होती हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही होती है। तो BI बिजनेस इंटेलिजेंस का वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। आज हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ना कि जी उसकी जो रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग है वो क्विकली हो, फास्टेस्ट हो।
उसके लिए आपको किन चीज़ों पर एक्सपेंस करना पड़ेगा? आपके दो चीज़ हैं, आईटी डिपार्टमेंट और आपका बिजनेस यूज़र। आईटी डिपार्टमेंट और आपका बिजनेस यूज़र के दरमियान क्या कोलैबोरेशन है? अब एक बिजनेस यूज़र आप उसे क्या कहते हैं? जो फ्लुएंट एक्सेल फीचर्स को जानता हो, क्या कहते हैं उसको? एक्सेल के टूल्स पे ग्रिप हो, लाइक यूजर इंटरफेस, पिवट टेबल, पिवट चार्ट एंड न्यू फीचर स्लाइसर्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि स्लाइसर से आप अपनी पिवट रिपोर्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। करके बताई थी आपको कंट्रोलिंग, कि आप जो रिपोर्ट पर फीचर्स को यूज कर रहे हैं वही आप स्लाइसर पर ऐड करेंगे। देन आईटी डिपार्टमेंट में क्या काम होता है? एसोसिएट विद मॉनिटरिंग, मैनेजिंग बिजनेस डेटा एंड सोर्सेज, तो उसके हिसाब से। फिर फास्ट कैलकुलेशन और एनालिसिस कैपेबिलिटीज में जो आपके पास होती है वो होती है डैक्स, डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्रेशंस, कि जहां आप अपनी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास बीआई का बहुत ज़्यादा रोल है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। बीआई क्या है इटसेल्फ, क्या कहा जाए, आज इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, नाम है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ नाम ही चल रहा होता है। टेक्नोलॉजी से हम पीछे भाग रहे होते हैं, दूर होते हैं। बीआई का मकसद है मिलियन अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन अ सेकंड, दैट इज कॉल्ड बीआई। कि जो आपके पास सिस्टम है वो इतना फास्टर हो कि आप रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्यूरेसी के साथ बना सकें और उसको मेंटेन कर सकें। इस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं बीआई सर्विसेज को, और उसी के लिए आप पावर पिवट यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ओलाप का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है, कि जहां आप अपनी रिपोर्ट को उस हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं 24 आवर सर्विसेज में। तो यहाँ आपको उस किस्म की कोलैबोरेशन परफॉर्मेंस में वर्क करना होता है। तो मेन थिंग ये है कि यदि आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे, किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन सर्विसेज की, कि जी इंटीग्रेट किस तरह कराया जाएगा डेटा। मेन थिंग आपकी है इंटीग्रेशन। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको ये देखें, ये पावर पिवट की डेफिनेशन है। द पावर पिवट इज एक्सेल 2010 एड-इन। एड-इन मीन्स क्या है? जिसको आप फ्री सर्विसेज होती हैं फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग इंटरनेट पे अपने बनाए हुए एड-इन शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपके पास सच ये आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है? स्ट्रीम इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेज, कि जहाँ आप लार्ज डेटा मिलियंस ऑफ रोज हों तो वहाँ आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं, और इस पर जो फास्ट क्यूरी कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो इसके लिए आपके पास सर्विस रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब ये आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास एक चीज़ ऐड हो जाती है आपकी इसके ऊपर पावर पिवट के नाम से, जैसे यहाँ आ रही है। मैंने अपने पास कॉन्फ़िगर किया हुआ, आप लोगों के पास नहीं आ रही हुई, ये कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। पावर पिवट, पावर पिवट एक इन्वायरमेंट है। अब आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये पावर पिवट की एक अलग से विंडो आपके पास ओपन कर देगा। अब ये विंडो आपके पास जब ओपन हो जाएगी तो आप लेट सपोज कोई अगर टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, बस ये एक्सेल 10 के अंदर वैसे भी फीचर है कि आप डायरेक्ट एक्सटर्नल डेटा 7 में भी ला सकते हैं और 10 के अंदर भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ और मजीद फीचर्स है। फ्रॉम टेक्स्ट से लिखते, यहाँ देखें कि ये ग्राफिकल इंटरफेस है कि इसके बैक हैंड पे सीक्वल सर्वर का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, और जब वैसे करते हैं तो वो टिपिकल एक्सेल स्टाइल है, और यहाँ एनालिसिस सर्वर के थ्रू आ रहा है। तो आप सबसे पहले फाइल पाथ देंगे, ब्राउज करा लेंगे कि जी आपकी कहाँ फाइल पड़ी हुई है। आप सबको जो फोल्डर दिया है उस फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल होगी, जैसे ये डेमो एक फाइल है, ये तकरीबन 57 MB है। ठीक है, ये पावर पिवट इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसमें तकरीबन 80 लाख रिकॉर्ड्स हैं।
अब मैं डेमो डेटा को कॉल करता हूँ, तो यहाँ सेपरेटर क्या लगाया हुआ है, कॉमा सेपरेटर। एक्सेल 2003 के अंदर भी आपके पास एक फाइल फॉर्मेट होता था जिसे आप कहते थे CSV, आज भी यूज होता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास जो एड्रेसेस होते हैं या मोबाइल नंबर्स होते हैं, ये कॉमा सेपरेटेड फाइल में होते हैं, कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में होते हैं। यूज, अब यहाँ अगर देखें तो कॉलम इस तरह से आ रहे हैं, F1 F2 फील्ड 1। अगर आप यहाँ पे कर देंगे यूज फर्स्ट रो एज ए कॉलम हेडर, तो ये प्रॉपर एक डेटाबेस के स्टाइल में आ जाएगी, फील्ड्स के नाम आपके पास आ जाएंगे। देखें अगर ये मैं इसको अनचेक कर दूँ तो क्या आ रहा होगा, फील्ड 1 फील्ड 2 इस तरीके से आ रहा होगा। जैसे एक्सेल में कॉलम 1 कॉलम 2 जी, कॉलम 3। जैसे आप फर्स्ट रो कॉलम हेडर करेंगे तो ये बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में ले आएगा आपके पास। इसके बाद आप जाके यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। अब आप जैसे ही फिनिश कर देंगे तो डेटा इंपोर्ट कर रहा है ये। देखिए कितना डेटा इंपोर्ट हो चुका है, 3,40,000 रुपये, 4,60,000। रोज कितनी जल्दी जल्दी आपकी डाउनलोड हो गई है, 7 लाख का डेटा डाउनलोड हो चुका है। सर जो ये पावर फेवरेट है, तो इसको डाउनलोड करके फिर क्या कहते हैं MP5 हो गए उसको डेमो। ये एक्सेल का पार्ट नहीं होता है, शुरू में ही बताया था। डाउनलोड करनी हो तो एक्सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप इसका सेटअप चलाएंगे तो एड इन का मकसद है एक्सेल में ही आएगा। क्या बता दिया, डेटा आपका ट्रांसफर हो गया। जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे तो ये डेटा आपके पास यहाँ पे। अब आप यहाँ से भी, अब अगर आप ये देखें तो एडवांस फिल्टर्स ही हैं, आप चाहें तो यहीं पे क्लिक करके देखें, डेट फिल्टर्स वगैरह की सारी चीज़ें आपके पास आ गई। तो यहाँ आपके पास देखिए ये फिल्टर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, आप जिस हिसाब से पैरामीटर पे आपको चेंजेस करनी है एज पर नीड आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहीं आपके पास देखें पिवट पे अगर डेटा लाना चाहते हैं तो ये डेटा आपके पास पिवट पे आ जाएगा। फीचर क्या है यहाँ पे, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। अगर आप देखें तो स्लाइसर आपके पास हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकल भी है, वहाँ सिंपल आपके पास स्लाइसर था। दूसरी बात, आप एक टेबल को कॉल कर सकते थे, पूरी डेटाबेस को कॉल नहीं कर सकते थे पावर पिवट पे। यहाँ पूरी डेटाबेस को भी कॉल कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। अब ये मेरे डिविजन्स हैं और ये मेरी रेवेन्यू है और ये मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। और यूनिट्स को मैं अगर कॉलम लेवल पे भी लाना चाहता हूँ तो मैं उसको ड्रैग करके ये आपने रखी हुई है रिपोर्ट। फिर आपके पास ये डेट वाइज आपके पास पोजीशन आ गई, क्या जी क्या पोजीशन है आपकी ओवरऑल अगर आप देखें। अब आप ये चाहते हैं
कि जो आपके पास डिवीजन है वो हॉरिजेंटल फिल्टर पर आ जाए। हॉरिजेंटल फिल्टर आ गया आपके पास। इसी तरह स्टोर आईडी जो है आप ड्रैग करना चाहते हैं कॉलम लेवल पर, अगर आप देखें तो रनिंग में आ रहा होता है OLAP क्यूरी, बैक एंड पे देखें जब वो क्यूरी रन कर रहा होता है OLAP क्यूरी आपके पास रन होती हुई आ रही होती है, क्योंकि डेटाबेस बैकग्राउंड पे रन हो रही होती है इसके साथ साथ। तो जो रिपोर्टिंग सर्वर होती है इसकी जो सर्वर की रिक्वायरमेंट है वो है 64 GB रैम। ठीक है, कि अगर आपके पास अगर मैसिव काम चाहिए और आपके पास मैसिव सर्वर होना चाहिए तो वो तकरीबन 64 GB। ये आप 1 या 2 GB रैम पे टेस्ट नहीं कर सकते, सिस्टम सो जाएगा आपका, हैंगिंग कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि लाखों रिकॉर्ड्स हैं। जब लाखों रिकॉर्ड्स को जाके वो उसको पढ़ेगा, उस पर काम करेगा, तो उसको स्पीड चाहिए, मेमोरी चाहिए जहाँ वो उनको कैलकुलेट करके रख सके। ये आपके पास डेटा आ गया इस तरीके से, ये यूनिट्स नंबर है। ठीक है, डिज़ाइन फेज में आएंगे। डिज़ाइन फेज में पिछली क्लास में ही बताया था टैबुलर फॉर्म में कर देते हैं तो रिपोर्ट का एक बेटर लेआउट हो जाता है। अगर रो लेवल पर आप दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। लेकिन यूनिट्स बराबर में आकर स्टोर आईडी आपके पास इस तरीके से आ रही है, तो इस तरीके से आप बेटर मैनेज कर सकते हैं। अब अगेन आप यहाँ पर आने के बाद आप ये चाहते हैं कि आप इस पर फिल्टर क्रिएट करें, तो फिल्टर आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने डिवीजन को ले लिया फिल्टर पे, हॉरिजॉन्टली आपके पास स्लाइसर अवेलेबल आ जाएगा। इसी तरह आपने यूनिट्स को ले लिया, अब आप यहाँ बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर डिवीजन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि जिस ज्वेलरी की क्या पोजीशन है, तो आपने ज्वेलरी पर जैसे डबल क्लिक किया तो आपकी पूरी डैशबोर्ड उस हिसाब से इनकॉर्पोरेट हो गया। ये पोजीशन आ गई कि किस किस स्टोर आईडी से कितने यूनिट्स सेल्स हुए हैं आपके पास, क्या पोजीशन है, ये रिपोर्ट आपके पास इस तरीके से बिल्ड होगी। इसी तरह आपने इसको क्लियर करना है, आपने क्लियर कर दिया। आप देखना चाह रहे हैं कि जी शू की क्या पोजीशन है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उस हिसाब से आपके पास पोजीशन आ जाएगी। अब आप अगर यही